हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रमेश चौधरी और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 16 का पार्ट 2। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां। पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था अपन ने मुद्रास्फीति या मूल्य वृद्धि के बारे में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहां जाकर वो वीडियो अवश्य देख सकते हैं। दोस्तों, अपन दूसरा देखते हैं गरीबी। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो मुख्य दूसरी चुनौती है वो है गरीबी। गरीबी मीन्स क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ दोस्तों विश्व के हर देश के लिए अलग अलग होता है। कुछ देश जो है किसी व्यक्ति को गरीब तब कहते हैं जब उसके पास में गाड़ी नहीं होती, उसके पास में बंगला नहीं होता। कुछ देश ऐसे होते हैं जो न्यूनतम आवश्यकताओं को गरीबी का आधार मानते हैं, और कुछ देश ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ भोजन आपूर्ति को भी भोजन आपूर्ति के आधार पर भी गरीबी की डेफिनेशन देते हैं। तो कुल मिलाकर अपन गरीबी को दो भागों में बांट सकते हैं। एक होती है निरपेक्ष गरीबी और एक होती है सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी क्या होती है दोस्तों? निरपेक्ष गरीबी का मतलब होता है व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा न कर पाए, यानी कि आवास, शुद्ध पेयजल, शुद्ध खाना, अगर ये व्यक्ति को नहीं मिल पाता है तो वो गरीब कहा जाता है। भारत में इसी आधार पर गरीबी की परिकल्पना की जाती है। अब दूसरा देखते हैं अपन सापेक्ष। सापेक्ष गरीबी मीन्स क्या होता है? सापेक्ष से तात्पर्य है कि व्यक्तियों के बीच यानी देश के लोगों के बीच जो आय है या जो संसाधन है या फिर जो इनकम है उनमें असमानता होना। अर्थात एक व्यक्ति को मान लीजिए मंथली 90,000 रुपये मिल रहे हैं और दूसरे व्यक्ति को मंथली 30,000 रुपये मिल रहे हैं, तो जो 30,000 वाला है उसे गरीबी के अंतर्गत शामिल किया जाता है और ये गरीबी का रूप होगा सापेक्ष गरीबी। ओके दोस्तों, इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं भारत में गरीबी का मापन कब शुरू हुआ और किस तरीके से मापन किया जाता है और वर्तमान में कौन मापन कर रहा है। तो दोस्तों, आज़ादी से पहले भारत में गरीबी मापन का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था 1868 ईस्वी में। आजादी से पहले 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने गरीबी परिकलन या गरीबी के अनुमान लगाने के प्रयास किए। उसके बाद में 1962 ईस्वी में योजना आयोग का एक दल बनाया गया। योजना आयोग के द्वारा एक कार्यदल बनाया गया जिसके द्वारा भी गरीबी का परिकलन करने की कोशिश की गई। फिर उसके बाद में 1979 ईस्वी में 1979 में वाई के अलग कमेटी तैयार की गई। वाई के अलग कमेटी जिसने गरीबी के आंकड़े प्रस्तुत किए। इसने जो गरीबी के आंकड़े प्रस्तुत किए वो किस आधार पर पेश किए कि गांवों में व्यक्तियों को 2400 कैलोरी और शहरों में 2100 कैलोरी अगर ये प्राप्त नहीं हो रहा है भोजन तो उसे गरीबी के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। फिर उसके बाद में अगर अपन देखें तो गरीबी मापन के लिए दो समितियां बनाई गई, एक सुरेश तेंदुलकर और दूसरी सी रंगराजन। सुरेश तेंदुलकर और सी रंगराजन ने गरीबी के अनुमान लगाने के प्रयत्न किए और इन्होंने जो गरीबी निकालने का जो तरीका अपनाया वो क्या था दोस्तों? इन्होंने क्या किया, एक बास्केट ली, एक टोकरी ली और उस टोकरी में व्यक्ति के दैनिक आवश्यकता वाली वस्तुओं का संग्रह किया। यानी कि इस टोकरी में जो उनको चाहिए, जैसे कि साबुन, कितना आटा चाहिए है ना, कितना दूध चाहिए, कितनी छाछ चाहिए, ये सब इस टोकरी में उन्होंने संग्रह किया और फिर एक महीने की वस्तुओं का आकलन किया। यानी पर डे की वस्तुओं का संकलन करके एक महीने का आकलन किया। कितने महीने का दोस्तों? एक महीने का आकलन किया और फिर उस आधार पर इन्होंने बताया कि अगर गांवों में रहने वाले व्यक्ति, शहरों में रहने वाले व्यक्ति अगर दिन में महीने में 1,000 रुपए से कम खर्च करते हैं अपनी आवश्यकताओं के लिए तो वो क्या होंगे? गरीबी रेखा से नीचे माने जाएंगे। और ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपए से कम अगर खर्च करते हैं पर मंथ तो वो गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। ये किसने कहा ऐसा? सुरेश तेंदुलकर ने। दोनों का तरीका जो था, पैटर्न जो था वो सेम था। ओके दोस्तों, दोबारा से बता देता हूं। इन्होंने एक बास्केट ली और उस बास्केट में व्यक्ति के दैनिक जीवन में काम आने वाली सब वस्तुओं का संग्रह किया और फिर उसी बेस पर उन्होंने एक महीने की वस्तुओं का मूल्य ज्ञात किया। और वो जो वस्तुओं का मूल्य था वो शहरों के लिए 1,000 रुपये था सुरेश के अकॉर्डिंग और ग्रामीण क्षेत्रों में 816 था।
तो इस प्रकार से जो उन्होंने भारत में गरीबी का जो आंकड़े जो प्रस्तुत किए वो थे कि भारत में 21.92% लोग गरीब है। ये किसने कहा? सुरेश तेंदुलकर ने। दूसरी बात करते हैं सी रंगराजन की। इन्होंने भी यही पैटर्न अपनाया, इसी तरीके से गरीबी या दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ों का संग्रह किया और एक महीने की वस्तुओं का आकलन किया। और इन्होंने कहा कि शहरों में अगर व्यक्ति 1407 रुपये से कम खर्च करता है, एक महीने में 1407 रुपये से अगर कम खर्च करता है तो वो गरीबी रेखा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर 972 रुपये से कम खर्च करता है तो वो गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। और इनके आधार पर देश में गरीबी पाई गई वो थी 29.5%। ओके दोस्तों, भारत में गरीबी के आंकड़ों का वर्तमान में जो संकलन करता है, गरीबी के आंकड़े जो जुटाता है वो है भारतीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। भारतीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। एक आती है दोस्तों रिकॉल अवधि। रिकॉल अवधि क्या होती है? ये दो प्रकार की होती है, एक तो समान रिकॉल और एक मिश्रित रिकॉल। समान रिकॉल में क्या होता है कि व्यक्ति के दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को 30 दिन में किए गए खर्चे पर देखा जाता है, जबकि मिश्रित रिकॉल में 30 दिन का खर्चा और साथ में 1 वर्ष का खर्चा भी देखा जा सकता है। ओके दोस्तों, इसके बाद में अपन बात करते हैं गरीबी के कारण। क्या कारण है जिसकी वजह से गरीबी बनी रहती है? क्या कारण है, क्या वजह है जिसकी वजह से देश से गरीबी बाहर नहीं जाती? तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं सामाजिक कारण। हमारे देश में हिंदू समाज में ऐसी बहुत सी बुराइयां व्याप्त है, सामाजिक बुराइयां व्याप्त है, जिसमें व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक बहुत ज़्यादा संस्कार या बहुत ज़्यादा रस्म रिवाज या बहुत ज़्यादा परंपराओं की वजह से कर्ज में दबा रहता है। शादी और मृत्यु के समय या जब बच्चे के जन्म के समय बहुत अधिक खर्चा किया जाता है, जिससे व्यक्ति गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाता है और वो कभी बाहर नहीं निकल पाता। तो एक कारण ये भी है सामाजिक कारण, जिसकी वजह से देश में गरीबी बद से बदतर होती जा रही है। दूसरा कारण है आर्थिक कारण। दोस्तों गरीबी का कारण, एक रिग्नोर ने कहा था, गरीबी का कारण भी गरीबी है और गरीबी का परिणाम भी गरीबी है। अर्थात यानी कि कोई देश गरीब क्यों है? क्योंकि वो गरीब है, इसलिए वो गरीब है। ओके दोस्तों, कारण ये कि अगर कारण कोई व्यक्ति, भारत में जो है अधिकांश जो व्यक्ति है आर्थिक रूप से कमजोर है, वो निवेश नहीं कर सकते, वो निवेश न कर पाने की वजह से अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते, जिसकी वजह से वो गरीब रहते हैं। अर्थात आर्थिक कमजोरी की वजह से लोग गरीब रहते हैं और गरीबी के दुष्चक्र में फंसे रहते हैं। फिर इसके अलावा राजनीतिक कारण। दोस्तों राजनीतिक 1970 से पहले कोई भी, या 5वीं पंचवर्षीय योजना से पहले कोई भी इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं चलाए गए जिससे गरीबी को कम किया जा सके। राजनीतिक इच्छा शक्ति भी गरीबी का मुख्य कारण होता है। इसके अलावा भ्रष्टाचार, जो राजनीति में भ्रष्टाचार है, जिसकी वजह से जो लाभ लक्षित व्यक्तियों तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता, रिसाव की वजह से, अर्थात भ्रष्टाचार की वजह से ऐसा नहीं हो पाता है, इसलिए व्यक्तियों को पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसके अलावा और भी अन्य बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से व्यक्ति गरीबी के दुष्चक्र से बाहर नहीं निकल पाता। जैसे कि अगर अपन अन्य कारणों में बात करें तो गरीब जो व्यक्ति होते हैं उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, वो जोखिम लेने से डरते हैं। इसके अलावा गरीब व्यक्ति जो होते हैं वो किसी भी कार्य को बड़ा करने के बजाय उनकी मानसिकता होती है छोटा करने की, यानी कि वो अपना जीवन यापन करना चाहते हैं बस। तो ये भी कई कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से गरीबी बनी रहती है। तो दोस्तों मुख्य रूप से ये 4 कारण हैं। सामाजिक कारण यानी समाज में पाई जाने वाली व्याप्त बुराइयां, आर्थिक कारण क्योंकि गरीबी का कारण गरीबी और गरीबी का परिणाम भी गरीबी, क्योंकि व्यक्ति गरीब होता है तो अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे उद्योगों में निवेश नहीं कर पाता और उसकी इनकम लो ही बनी रहती है, कमी बनी रहती है। राजनीतिक इच्छा शक्ति और अन्य कारण। अब गरीबी निवारण के उपाय की बात करते हैं। कौन कौन से ऐसे उपाय हो सकते हैं जिनसे गरीबी को दूर किया जा सकता है? तो दोस्तों गरीबी निवारण का पहला उपाय है शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार करके। दोस्तों अगर अपन बात करें समाज में फैली हुई अधिकांश बुराइयों की जो जड़ है मुख्य रूप से वो है अशिक्षा और कुपोषण, जिसकी वजह से व्यक्ति अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता और अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं उसको नहीं मिल पाती, इसलिए उसका उत्पादन जो है वो भी गिर जाता है और उसमें कौशल भी कम रह जाता है, जिसकी वजह से वो गरीब बना रहता है। तो अगर सरकार के द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार किया जाए तो लोगों को शिक्षा मिलेगी और अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे रोजगार पाकर वो क्या करेंगे, अपनी इनकम को बढ़ाएंगे तो गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकल सकेंगे।
दूसरा कारण है, दूसरा उपाय है रोजगार के अवसरों में वृद्धि करके। सरकार को चाहिए कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्रदान किया जाए। अगर किसी व्यक्ति में कौशल है, शिक्षित है, तो उसे ऋण प्रदान करें ताकि वो किसी जगह इन्वेस्ट करके उत्पादन को बढ़ाकर गरीबी से बाहर निकल सके। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अशिक्षित है या कौशल की कमी है तो उसे दैनिक मजदूरी पे रोजगार प्रदान करके उसे गरीबी से बाहर निकालने की कोशिश की जानी चाहिए। तीसरा उपाय है सामाजिक कुप्रथाओं पर नियंत्रण। दोस्तों, राजस्थान सरकार की अच्छी पहल है, उन्होंने मृत्यु भोज जो है उसको गैर कानूनी बना दिया गया है। आपको पता होगा ऐसे ही बहुत सारी कुप्रथाएं होती है समाज में। शादी में बहुत ज़्यादा खर्चा कर देना, बच्चे के जन्म के समय बहुत ज़्यादा खर्च कर देना, जिसकी वजह से क्या होता है, व्यक्ति गरीब से और गरीब हो जाता है और कभी भी इस गरीबी के दुष्चक्र से बाहर नहीं निकल पाता। तो समाज में फैली हुई कुप्रथाएं हैं उन पर नियंत्रण होना अत्यंत आवश्यक है अगर गरीबी को जड़ से मिटाना है तो। फिर आगे अपन बात करते हैं चौथा उपाय, जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण। दोस्तों, सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं, बहुत सारी कोशिशें की जाती है, लेकिन जनसंख्या बढ़ जाने की वजह से वो सारे के सारे प्रयास क्या होते हैं, विफल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। तो सबसे प्रभावी उपाय जो होगा वो जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित करके होगा। जनसंख्या अगर नियंत्रित रहेगी तो गरीबी के दुष्चक्र से देश अवश्य बाहर निकल पाएगा और ये चुनौती देश से हट जाएगी, देश विकास के पथ पर अग्रसर होगा। तो ये थे दोस्तों गरीबी निवारण के उपाय। एक और रह गया, लक्षित समूह तक लाभ पहुंचाकर। लक्षित समूह तक या लक्षित व्यक्तियों तक लाभ पहुंचाकर। दोस्तों, मान लीजिए कि अपने देश में जो गरीबी है वो कुछ खास लोगों में ही है, जैसे पहले देखा 27%, 29% गरीबी है, तो उन लोगों को लक्ष्य बनाकर उनको लाभ पहुंचाना चाहिए। भारत में करप्शन होने की वजह से बहुत ज़्यादा रिसाव है। अगर किसी व्यक्ति के लिए कोई योजना या कोई स्कीम निकाली जा रही है तो उसका लाभ उस व्यक्ति तक पहुंच ही नहीं पाता। ये किस वजह क्या है उसकी? करप्शन। तो दोस्तों, वर्तमान में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरित की जो तकनीक अपनाई गई है, जो विधि अपनाई गई है, उससे रिसाव में भारी कमी आई है। डायरेक्ट जिसका लक्ष्य है डायरेक्ट जनधन योजना, यानी कि डायरेक्ट लक्षित व्यक्ति के समूह में जो प्रत्यक्ष हस्तांतरण करना। तो ये थे दोस्तों गरीबी निवारण के उपाय। अब अपन बात करते हैं भारत में गरीबी के निवारण के लिए कौन कौन से उपाय सरकार के द्वारा अपनाए गए। जैसे मैंने अभी कहा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना से पहले अर्थात 1970 से पहले इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी ऐसा प्रयास नहीं किया गया जिसके द्वारा गरीबी को हटाया जा सके। सरकार ये मानती थी या देश ये मानता था कि जैसे जैसे देश का विकास होगा गरीबी अपने आप दूर चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। देश का जैसे जैसे विकास हुआ देश में 2 वर्ग सामने आ गए, एक अमीर वर्ग, दूसरा गरीब वर्ग। तो ये गरीब वर्ग जब गरीबी का निवारण नहीं हुआ तो 1970 के पश्चात भारत में उपाय अपनाए जाने लगे गरीबी को हटाने के लिए। और उन उपायों में मुख्य जो उपाय थे, लोगों को मजदूरी प्रदान करना, उनको स्वरोजगार प्रदान करना, लोगों को ऋण प्रदान करना, उन्हें निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके अलावा उपभोक्ताओं को इंडियन गवर्नमेंट ने 2 भागों में बांट दिया, APL और BPL, अबोव पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर। तो गरीबी रेखा से नीचे आने वाले व्यक्तियों यानी कि BPL में आने वाले व्यक्तियों को जो आवश्यकता की वस्तुएं होती है वो कम से कम मूल्य पर सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है खाद्य सुरक्षा के तहत। ओके दोस्तों, तो ये था देश की अर्थव्यवस्था के सामने दूसरी प्रमुख चुनौती, गरीबी। अपन ये डिस्कस किया अर्थ क्या होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। भारत में कैसे इसमें गरीबी मापन के प्रयास किए गए, सबसे पहला प्रयास किसने किया, फिर सुरेश तेंदुलकर और सी रंगराजन ने किस तरीके से प्रयास किए। इसके अलावा अपन ने पढ़ा गरीबी के कारण और गरीबी निवारण के उपाय, और साथ में अपन ने पढ़ा भारत सरकार के द्वारा गरीबी निवारण के किए गए अपनाए गए उपायों के बारे में। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। अब दूसरा वीडियो जो अपना होगा वो होगा बेरोजगारी के ऊपर। थैंक यू सो मच।